हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और जुल्करनैन इकबाल साहब, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे साकिब बशीर साहब। पहले इससे कि हम शुरू करें सर, बाकायदा तौर पर एक एक लाइनर बताइएगा आज की उस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्या आपका वन लाइनर है, कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को जब 2/3 अक्सरियत मिली, जब ताकत मिली, तो गब्बर सिंह ने अपने बाजू काट दिए, हाथ काट दिए। ठीक है, जुल्करनैन सर। देखें, जो लिखी होती है ना वो होके रहनी होती है। अब आज मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक वजीर साहब के साथ अभी कुछ देर पहले हम थे कॉन्स्टिट्यूशन रूम के बाहर, तो उनको मैंने कहा आप कमेटी रूम में नहीं जा रहे? उन्होंने कहा मैं तो घर जा रहा था। मैंने कहा वजह? कहते मैं जावा ना जावा होते जानी है। तो वही बात है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब भी। साकिब बशीर साहब, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करें व्लॉग का, वन लाइनर आप बताइएगा आज की 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर। एक तो हुकूमत जो है मेरे ख्याल में उसने ग्रिप कर लिया है पूरी जुडिशरी को, जो जुडिशल सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ है, उसमें जो हुकूमत वक़्त है वही जो चला रहे हैं जो हुकूमत एक्चुअली तो तो यही वन लाइनर है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सुन लिया। अब जो बेसिकली 27वीं आईनी तरमीम है, उसके खद्दोखाल, उसके कुछ कुछ जो चीदा चीदा नुकात हैं, वो तो हम सब भी इंडिविजुअली आपके साथ शेयर कर चुके हैं अपने अपने व्लॉग्स के अंदर। तो इस व्लॉग के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे, उन तमाम तर आर्टिकल्स को आइन के, जिनमें अब तरमीम तजवीज़ की गई है आज, और सेनेट के अंदर भी पेश किया गया बिल, और उसके बाद अब जो कमेटी है जिसमें मुश्तरका कमेटी है सेनेट की और कौमी असम्बली की, वहाँ पर भी इन कैमरा उस पर चल रहा है इजलास। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस आर्टिकल में अब वाजे हो चुकी है, गो कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि NFC अवार्ड और ये सब जो है एक दिखावा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एक विनर के तौर पर अब पेश किया जा रहा है कि देखें उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया है, वो भी एक हीरो के तौर पर इसमें से इमर्ज होकर आए हैं। लेकिन जो असल काम था 243 का, उस पर तो बिलावल ने पहले दिन ही कह दिया था कि हम अग्रीड अपॉन हैं। आप कैसे देखते हैं इस आर्टिकल 243 को, क्योंकि इसमें अब जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी मिल चुका है, और फिर ताहयात, न सिर्फ मरात ताहयात यूनिफॉर्म, बल्कि जो इम्यूनिटी है जो सदर मुमलिकत को 248 के तहत गालबन जो हासिल है, और जब तक वो सदर होते हैं वो उनको ताहयात मिल गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो आपकी बात तो दुरुस्त है कि हाथ काट कर आपने अपने जो हुकूमत है, जो गब्बर है, उसने दे दिए। जी हाँ अदील, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, और पीपल्स पार्टी इस आइन का खालिक होने का दावा करती रही है, और आज पीपल्स पार्टी ने ही इस आइन का जनाजा पढ़ा दिया। मैं समझता हूँ कि इस आइन के अंदर जिस तरीके से आइनी अदालत को जिन हालात में और जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ मुतारफ़ कराया गया है, इसके बाद आइन जो है वो वाकई वो कागज़ का टुकड़ा हो गया है, जिसको जनरल ज़िया-उल-हक को जनरल मुशर्रफ ये कहते थे कि इसको हम रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने खुद ये आइनी अदालत बनाकर वो काम कर दिया है, जो काम जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल मुशर्रफ इस आइन के साथ 8वीं तरमीम और 17वीं तरमीम के ज़रिए कर चुके थे। मीसाक और जमहूरियत में भी तो यही आईनी अदालत थी। अब उस वक्त तो आपने सेलिब्रेट किया था उसको। देखिए, वो आइनी अदालत जो थी वो एक रद्द अमल था जनरल मुशर्रफ की आमरीत का। वो आइनी अदालत जो थी एक बेबसी का इजहार था, मिसाक जमहूरियत की तरह जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसीलिए यह सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी कि आमरीत को शिकस्त देने के लिए मिसाक जमहूरियत हुआ और आइनी अदालत बनाने के इरादे का इजहार हुआ। मगर ये जो 27वीं आइनी तरमीम है और उससे पहले 26वीं आइनी तरमीम है, इस तरमीम ने तो ये मिसाक अमरीत पे मोहर सब्त कर दी है। मैं समझता हूँ कि जो काम जनरल मुशर्रफ अपनी 17वीं तरमीम से नहीं कर सके, जो जनरल ज़िया-उल-हक 8वीं तरमीम से नहीं कर सके, वो काम भुट्टो के जो लेगेसी है, भुट्टो की जो पार्टी है, उसने इस 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सुओ मोटो अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले अदालती कत्ल किए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी की जब हुकूमत आई तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के जो है उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुकूमत को। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ ज़ा गिलानी के बाद फिर नवाज शरीफ की हुकूमत भी
इसी तरह पनामा केस में इन सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाथों हुई। मगर पीपल्स पार्टी हमेशा कमज़ोर हदफ को ढूंढती है। ये बुज़दिलों का काम है कि जो असल हैंडलर्स हैं और जो असल मास्टर्स हैं उनके तो आप झोली में बैठ जाएं, और जो उनके आलाकार जजेस हैं उनके खिलाफ आप जो है आईनी तरमीम करके उनके अख्तियारात छीन कर जो है अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश करें। इसमें मेरा सर मेरा देखिए, तो ये ख्याल है, देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई अदलिया को दुरुस्त करना चाहती थी तो इसमें 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। महज आर्टिकल 184(3) के जो कवायद थे, वो जो 3 जजों की कमेटी बन गई थी, वो काफ़ी थी और उससे काफ़ी हद तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रुक चुका था। मगर अब जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है, मेरे ख्याल में कि ये जो है ज़िया-उल हक की 8वीं तरमीम और मुशर्रफ की 17वीं तरमीम का एक कम्बिनेशन है, और ये सबसे ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ है जो पीपल पार्टी ने की है। और जो आइनी इस्तिस्ना ईवान सदर को इस आइन में, भुट्टो के आइन में नहीं दिया गया था, और वो भी ताहयात ईवान सदर को भी उस वक्त तक इस्तिस्ना है जब तक वो 4 साल 5 साल ईवान सदर में है। लेकिन यहाँ पे आपने एक ऐसा ओहदा क्रिएट किया जिसको सारी ज़िंदगी के लिए आपने माजी के भी और मुस्तकबिल के भी कामों के लिए इस्तिस्ना दे दिया। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी सियासी जमातों का, हमारे सियासी अमल का, हमारी पार्लियामेंट की एक बहुत ही बुज़दिलाना मैं समझता हूँ कार्रवाई है जो आज ये करने जा रहे हैं, अगर इसको मंजूर किया जाता है। क्योंकि आपने अभी भी अगर की आप बात कर रहे हैं, देखिए ना, बहरहाल देखें बात यह है कि इतना सा मार्जिन तो अभी भी देना चाहिए, क्योंकि अभी वोटिंग नहीं हुई। गो कि आपने सुन लिया जुल्करनैन इकबाल ने वज़ीर के बारे में क्या बताया कि ये तो वैसे भी हो जानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक एक काम हुआ है, और इसके बाद फिर इनके साथ जो कुछ भी होगा तो मेरे ख्याल में कम से कम इन लोगों का तो गिला नहीं बनता। मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा इनके साथ, क्योंकि इन्होंने शायद फैसला कर लिया है कि दोबारा आवाम के पास तो जाना ही नहीं है, इलेक्शन तो कराना ही नहीं है। अब जो कुछ भी होना है वो माशाल्लाह से जो ताहयात क़यादत है उसी के ज़रिए हो सकता है। अच्छा, इसमें अभी मतीउल्लाह जान साहब जो बात कर रहे हैं, एक चीज़ तो इसमें ये कह रहे हैं कि कमज़ोर हदफ को निशाना बना रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी या हमारे जो सियासतदान हैं, वो जजेस साहिबान हैं। तो हम क्यों कर उन्हें यहाँ पर हम मज़लूम ज़ाहिर करें, जबकि वो खुद इसमें मुकम्मल तौर पर उन्होंने एआनतकारी की है और बाकायदा तौर पर सेज सजाई है इस पार्लिमान के लिए कि भाई आओ और कब्ज़ा करो, और इन्होंने कब्ज़ा किया। 2-4 जो लोग थे जो आवाज़ उठा रहे थे, उनकी आवाज़ें भी इन्होंने खुद बंद की हैं। देखिए अभी इस वक्त भी जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम में इजलास हो रहा था, मैं वहीं पे मौजूद था। इजलास का आगाज़ हुआ तो अब ये बज़ाहिर कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका कमेटियों के इजलास थे, लेकिन जो महमूद बशीर विर्क साहब हैं वो लाहौर में थे, बताया गया। आलिया कमान साहिबा ने बताया कि वो लाहौर में थे और वो तो बाय रोड पहुंचे। उस वक्त पहुंचे थे, अब इजलास शुरू हुए भी 1 घंटा हो चुका था। नायक साहब अकेले चेयर कर रहे थे। और आलिया कामरान साहिबा JUI से ताल्लुक है, उन्होंने बाइकआउट किया। कामरान मुर्तज़ा ने बाइकआउट किया, ये कहते हुए, सिर्फ ये कहते हुए बाइकआउट उन्होंने किया कि नंबर 1 के 26वीं तरमीम में जो हमसे कमिटमेंट की गई थी कि ये चीज़ें हम निकाल देंगे, वो अपने 27वीं में क्यों डाली? पार्टी लेवल पे कमिटमेंट की खिलाफवर्जी वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ने की, ये एक उनका मौक़िफ़ था। दूसरा, वो कहते हैं कि हमसे इस पर सिरे से मुशावरत ही नहीं की गई। अब वो इस बात पे बढ़ाया, दोनों जो अरकान असम्बली थे और अरकान पार्लियामेंट थे, बल्कि एक सेनेटर है, एक वो है कौमी असम्बली से हैं, उनको गुस्सा इस बात पे था जी हमें लिफ्ट ही नहीं कराएगी JUI को इस दफ़ा, मतलब मुशावरत ही नहीं की गई। तो भाई पिछली बार आप अगर ना वो मामलात करते अपने स्टांस ले लेते कि जी हमने नहीं साथ देना, इस बार शायद आपका वजन ज़्यादा होता। अब वो कहते हैं जी आपके नंबर पूरे हो गए, हमें पूछ ही नहीं रहे। एक और चीज़ जो उन्होंने कही कि हम पूछ तो कोई रहे हैं, खैर बहरहाल सर वो कहते हैं कि हमें सबसे पहला जो ड्राफ्ट हमारे पास सामने आया ना, वो आया सिर्फ 148 का। वो कहते हैं कि जो MQM वाले लेके आए कि जी ये इसके अंदर भी कुछ छेड़छाड़ हो रही है तो मेहरबानी करें हमारी तरमीम की हिमायत कर दें। वो कहते हैं पहला मुसवदा हमारे पास वो आया था, उसके अलावा दूसरा अभी यहाँ पे हमें दिया गया। थ्रू आउट हमसे जो बातचीत की भी है, किसी ने मुसवदा हमें कोई नहीं दिया किसी ने। और वो कहते हैं कि आईनी अदालत की हमसे ये कहती है, मैंने पूछा कि जी चौधराहट किसकी होगी, आईनी अदालत की या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? वज़ीर कानून साहब हमें ज़रा ये बता दें। वो कहती है मेरे सवालों का जवाब भी किसी के पास नहीं था, इस वजह से हम बाइकआउट करके आ गए हैं। वो बाइकआउट कर बैठे हैं। और एक वज़ीर साहब से हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई कमेटी इजलास के बाद, इजलास के बाहर। वो ये कह रहे थे कि मैंने उन्हें कहा जी ये आज 2 दिन इजलास आप लोग ये कायमा कमेटी में करेंगे? वो कहते हैं मर्जी यार, मेहरबानी है कि 2 दिन में बैठने का मौका मिल गया।
अदरवाइज तो ये आधे घंटे भी कम हो जाना चाहिए सर। लेकिन इसमें लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये बताई जो उनकी बातों से हमने अखज़ ये किया कि मंडे को ये अमेंडमेंट जो है ना ये पास हो जाएगी। ठीक है, अभी जुल्करनैन साहब जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि मंडे को इसमें एक एतराज़ जेयूआई का ये भी है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी भी आपने यहाँ मुश्तरका बिठा ली है। वो कहते हैं कि इतना बड़ा हाउस है, उसको सिरे से आपने कौमी असम्बली को बाईपास ही कर दी एक तरह से, उसको बीच में आप लेके नहीं आए, उसको बाईपास करके आप यहाँ 4 मेंबरों को बिठा रहे हैं और असम्बली का ओवरऑल जो है ना वो दिमाग बीच में उनका इनपुट आया ही नहीं। पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ा ऐवान है कौमी असम्बली, उसको बाहर रख के कैसे तरमीम की जा सकती है? जुल्करनैन इकबाल साहब बात कर रहे थे, साकिब बशीर साहब। अब अगला सवाल आपसे ये है कि लास्ट ईयर हमने देखा था 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह रात की तारीकी में पेश की गई और मेंबरान को भी किस तरह वहां पर रखा गया एक फ्लोर के ऊपर और सब कुछ जल्दबाजी में किया गया। ड्राफ्ट एक जो फाइनल ड्राफ्ट है वो भी किसी को मालूम नहीं था, इवन कहा जा रहा था कि वजीर कानून साहब के पास भी नहीं। तो अब की बार ये गिला तो नहीं बनता ना। देखें, अगर फिर बात की जाए कि पार्लियामान के अंदर आज सेनेट के पहले सुबह काबीना की मीटिंग होती है, काबीना उसकी मंजूरी देती है और साथ ही ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया जाता है और फिर सेनेट का इजलास होता है, सेनेट के इजलास में उसके ऊपर बात होती है और फिर मामला जाता है कमेटी के पास और अब उसके ऊपर कल फिर बहस होगी, सवालात होंगे, जवाबात होंगे, अपोजिशन जमातों को भी दावत दे रखी गई है। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिक्स की। लास्ट ईयर जो ऑप्टिक्स थे, अब उसके बरखिलाफ या उसके बरअक्स हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस दफा कुछ चीजें कम अज कम दिखाने को तो कर रही है। लास्ट टाइम तो ये भी नहीं था। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या हुकूमत ने कुछ सीख लिया है या आप दो ताई अक्सरियत पहले से मौजूद है? एक तो मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। 14 सितंबर को पहला ड्राफ्ट आया था, जिन दिनों आपको पता है कि रात के वो मंजूर करवाना, लास्ट ईयर की 14 सितंबर को आया था, तो मंजूर करवाना चाह रहे थे लेकिन वो मंजूर नहीं हुई थी। फिर इन्होंने कहा था कि हम इसको मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट सामने आ गया था। जिस ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र था, जिस ड्राफ्ट में ट्रांसफर जजेस वाले इस आर्टिकल 200 में तरमीम का जिक्र था, यह सारी तरमीम थी। फिर उस ड्राफ्ट की बुनियाद पर मौलाना फजल रहमान, पीटीआई, डिस्कशन, बहस मुबैसे सारा कुछ चल रहा था कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए, कौन सी निकलनी चाहिए। बाद में जब मौलाना फजल रहमान को उन्होंने कायल कर लिया, पीटीआई भी कहीं ना कहीं कायल हो गई, तो फिर आखिरी दिन उन्होंने एक नया ड्राफ्ट जो उसमें से निकला था, उसकी कोई तरमीम निकल गई थी, तो उसके बाद सामने लाए थे। मैं नहीं समझता कि हुकूमत ने इस वक्त जो है वो बर वक्त जो वो ड्राफ्ट लाया है। उसकी वजह ये है कि आज हुकूमत ने तकरीबन आप ये कह लें कि 12 बजे जो है वो ड्राफ्ट आया है, तो कल संडे है 12 बजे और मंडे वाले दिन तकरीबन शाम तक ये ऐसे पता चल रहा है कि ये कंक्लूड करना है इन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 60 से 70 घंटों में इन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है उसको कंक्लूड करना है, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ डिस्कशन, मुशावरत, इतराज़ात, हर चीज़ उसमें शामिल है। मैं नहीं समझता कि वो जो एक फेयरनेस है, जो शफाफियत है किसी भी आईनी तरमीम में, वो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि किसी भी इन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि किसी अपोजिशन जमात से बात ही कर लें। मतलब आप ये अब आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। आइन में तरमीम सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए तो नहीं है ना, पूरी सारी जमातें, सारे सिस्टम के लिए, पूरा कम से कम तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को बुलाकर उनके साथ ड्राफ्ट शेयर करते, कुछ तजावीज लेते। अब तो सूरत हाल ये है कि सारी फॉर्मेलिटी है, ए टू जी फॉर्मेलिटी है, थोड़ी सिर्फ टोटल फिक्स मैच है कि जो पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम का क्रेडिट ले लिया और बाकी चीजें मान गए और उसके बाद वही चीजें आगे सीक्वेंस के साथ आगे चल रही हैं और उसमें बजाय जो मंजूरी भी होते नजर आ रही है। दो चीजें जो अदलिया के पूरे स्ट्रक्चर को आप देखें ना, हिला दिया गया है। आईनी तरमीम जो आईनी अदालत है वो उसका क्याम और ट्रांसफर जजेस वाले जो मामला है, इसमें जो दो चीजें बड़ी अहम और गैर मामूली रखी गई हैं वो ये है कि अगर किसी जज को आईनी अदालत में भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की, अगर वो इनकार करता है तो वो रिटायर तस्वर होगा। अगर किसी जज को ट्रांसफर जो किया जाता है, किसी भी जज को अगर वो इनकार करता है या उस पर अमल नहीं करता तो उसको भी रिटायर जो है वो तस्वर किया जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये मामला है, मेरा ख्याल है अदलिया के पूरे स्ट्रक्चर को हिलाकर, जो बात मैंने वन लाइनर शुरू में की थी वो ये थी कि हुकूमत ने पूरी अदलिया को अपने मातहत कर लिया है। अब वो अदलिया की इंडिपेंडेंस, आज़ादी वो तो गई। अब जो मंसूर अली शाह साहब और दूसरे तीसरे लोग ये कह रहे थे, पिछले दिनों 26वीं तरमीम का तज़किरा था, देखें एक पूरा महीना इस आईनी बेंच ने ड्रामा लगाए रखा कि जी फुल कोर्ट सुनेगी, 14 जज सुनेंगे जी, 24 जज सुनेंगे जी, पुराने होंगे नए होंगे। अब क्या है, अब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो साल तक सुना ही नहीं, एक साल तक जानबूझ के ऐसे लगता है कि सुना नहीं, सहूलतकारी की है इन्होंने। और उसके जिम्मेदार जो है वो ये आईनी बेंच के जज थे, जस्टिस अमीन
मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तो कहने का मकसद ये अब क्या है, 26वीं जैसे ही 3 दिनों के बाद गजट होगा आईनी अदालत का, उसके बाद आईनी अदालत के क्याम जजेस लगने के बाद ये सारा केस 26वीं आईनी तरमीम का आईनी अदालत में चला जाएगा। तो ये देखें ना कि इस सारा स्ट्रक्चर जो है देखिए वो एक ही दफा 27वीं और 26वीं तरमीम के ऊपर मोहर सख्त हो जाएगी ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए अदलिया अब स्विफ्टली काम करेगी, ये भी तो आप देखें। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अब एक तो चलें आईनी अदालत का क्याम है, उसमें अभी एक बड़ा मजे का एक नोशन ये भी सामने आया है जी कि अगर अमीनुद्दीन खान साहब को, जो कि इस वक्त मोस्ट फेवरेट नजर आ रहे हैं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज चीफ जस्टिस, और फिर मंसूर अली शाह साहब को ये कहा जाता है कि आप बतौर जज के वहां पर जाएंगे, तो क्या वो वहां पर जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो फिर घर को जाएंगे? या आपको ओवरऑल, मैं आपने क्योंकि 30 साल से जायद का आपका तजुर्बा है इस संगमरमर की सफेद रंग की इमारत में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है? क्या आपको इस्तीफे कहीं नजर आ रहे हैं अभी आते हुए अनकरीब? मेरे ख्याल में हालात तो ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि बगैर फ्रेश ओथ के भी जजेस को मजबूर किया जाए कि वो जो कहते हैं ना कि विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात है जी जी। कि या तो आप फिर हमारा हुक्म मानेंगे या फिर आप घर जाएंगे। अब आपने खुद ही बताया कि जब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तैनाती वज़ीर आज़म के मशवरे पे सदर पाकिस्तान कर देंगे, अगर वो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन होते हैं तो फिर अब चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के मशवरे से आईनी अदालत में मजीद जजों को तैनात किया जाएगा। और वो जो तैनाती होगी, जो फर्स्ट बैच होगा जजों का, वो कोई सीनियरिटी की बेसिस पे नहीं होगा, वो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। वो आप वकीलों से भी ले सकते हैं, वो आप हाई कोर्ट में भी 7 साल तजर्बे वाला ले सकते हैं, वो आप सुप्रीम कोर्ट से किसी भी जज को उठा के पहले ला सकते हैं आईनी अदालत में। तो जब जस्टिस अमीनुद्दीन की सिफारिश पे अगर खुदा न खास्ता जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको खुदा ना खास्ता क्यों कह रहे हैं? क्या पता मंसूर अली शाह साहब भी विलिंग हो। अब ये भी बड़ी एक सोचने की बात है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो मशवरा होगा वज़ीर आज़म को या सदर को, क्या वो बाइंडिंग होगा? अब ये भी एक आईनी सवाल है ना। और क्या ये सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस आईनी अदालत वो अक्सरियत से ये आपस में फैसला करेंगे, या फिर वज़ीर आज़म का मशवरा जो होगा फाइनल होगा डिसीजन, और सदर ममलकत उस पर जो है स्टैंप करेंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो सिर्फ मशीन ही रह जाएंगे जजों की तैनाती में। ये अब देखने की बात है, कंसल्टेशन जो है उसको देखना होगा कि कंसल्टेशन का एग्जैक्ट जो है वो क्या मीनिंग क्या है, वो कि मीनिंगफुल होगी या नहीं, मीनिंगफुल होगी या नहीं होगी, यही चीज़ है, यही चीज़ है। और अब देखना ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर ये ऑफर होती है कि वो आईनी अदालत में आ जाएं, तो क्या वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मातहत या उनके नीचे जो है, नीचे तो नहीं होता, जज तो सारे बराबर होते हैं, लेकिन सीनियरिटी में तो उनसे नीचे चले जाएंगे ना। पहले भी वैसे सीनियरिटी में तो नीचे चले आए हुए हैं, याया अफरीदी साहब के भी मातहत आए हुए हैं, देखिए सर, अमीनुद्दीन खान साहब के भी मातहत। मंसूर अली शाह साहब वो सीनियर प्यूनिट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनका फैसला एक उनसे 2 दर्जे नीचे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उड़ाकर फेंक दिया था। मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं मखसूस नशिस्तों वाला तो बाद में ना, पहले वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उन्होंने एक कस्टम्स वाले केस, जी बिल्कुल, जिसमें नदर अब्बास साहब को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था। अब मसला यही है ना कि या तो जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा जाएगा कि आप आईनी अदालत में आ जाएं, और आपको पता है एक आध जज से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, यहाँ पे 7-8 जज लगने हों, तो दुनिया को दिखाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर वो कह देते हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को ये भी तो देखना होगा ना कि अभी तक जितने भी उन्होंने खतूत लिखे, जितने भी उन्होंने एतराज़ात उठाए, जितने भी उन्होंने जुडिशल कमीशन में नोट्स लिखे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जजों के बीच जो इख्तिलाफ़ात पैदा हुए हैं उस हवाले से, तो उन सारी चीज़ों को भूल के जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे इस ओहदे को कबूल कर लेंगे एक ऐसी आईनी अदालत में, जो खुद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है कई बार इस हवाले से अपने आईनी बेंच के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, और आईनी बेंच की भी जो मतलब चीरादस्ती हैं उनको भी वो पॉइंट आउट कर चुके हैं। तो इसलिए शायद उन्हें ऑफर की जाएगी कि वो इनकार करें और घर जाए, क्योंकि अब तो आइन में है कि मेरा सवाल मतीउल्लाह जान साहब, मेरा सवाल ये है कि क्यों हम देख रहे हैं कि पूरी अदलिया जब वो उसका स्ट्रक्चर हिल गया है, इसके 1 2 3 4 5 आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि हम जब कहते हैं कि हुकूमत वक़्त है, सियासी जमातें हैं, वो तो सारा कुछ यही सोचते हैं ना कि कोई ऐसी अदलिया हो जो हमें टफ टाइम ना दे, वो तो यही सोचते हैं, वही फैसले भी करते हैं। लेकिन हमने देखा कि अदलिया को जो नुकसान हुआ है वो अदलिया के अंदर से जो लोग थे उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर वो ना सहूलतकारी देते तो ये नुकसान ना होता। ये हकायक और फैक्ट्स जब हमें बताते हैं, कौन कौन से किरदार आप पॉइंट आउट करेंगे? काजी तेरी याद आई तेरे जाने के बाद।
मेरे ख्याल में सच्ची बात तो ये है साकिब कि अगर तो हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है और पार्लियामेंट है, तो फिर तो पार्लियामेंट के वो तमाम अरकान जिन्होंने 26वीं यानी तरमीम के लिए वोट डाला, वो इसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मगर अगर हम अमली तौर पे देखें तो हमारे मुल्क में हुकूमत ना तो पार्लियामेंट चलाती है, ना ही शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म चलाते हैं। हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो असल हुक्मरान है, तो असल ज़िम्मेदार तो वही है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट में एक किरदार है तो उसके बाद के किरदार तो आपके सामने हैं, उसके बाद तो फिर वज़ीर आज़म ही आता है, और उसके बाद तो उस वक्त का चीफ जस्टिस आते हैं, और उसमें उसके काजी जो फाइसा का नाम तो सहूलतकार बिल्कुल रहेगा। जो बेनिफिशरी हैं, जो 30-30 लाख तनख्वाहें लेते हैं, जो जिनका ओहदा बनता नहीं था उन्होंने ओहदा ले लिया, वो एक लेविश स्टाइल जो है वो गुजार रहे हैं, उनके आगे पीछे जनाब वो होटल वाली गाड़ियां डाले शुरू हो गए हैं। यही कह रहा हूँ ना, आप क्यों वो तो मैं चले यही कह रहा हूँ कि वो काजी फाजिसा है, हाँ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, शहबाज शरीफ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट है हमारी। अब इस्टेब्लिशमेंट में आप नाम सुनना चाहते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उनका फिर नाम आप क्यों नहीं ले रहे? हैं? फिर बीप जस्टिस करना पड़ेगा। अमीनुद्दीन देखिए खान बिल्कुल जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मैं समझता हूँ वो तो बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि देखिए ये उनको आ इल्जाम रहे दिया हैं जाए, इधर, आप इनको लेके जा रहे हो क्योंकि रबर स्टैंप को कभी आप इल्जाम नहीं दे सकते। आप स्टैंप जिसके ग्रिप होती है ना स्टैंप पे, असल मुजरम वही होता है। तो मैं समझता हूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो थे वो एक बेनिफिशरीज थे, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो किसी को करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने वो सबसे जिसको कहते हैं ना सहूलत कार आला, वो अगर इस मामले में ना पड़ते तो कोई और आ जाता। लेकिन ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया, काजी फाजिसा, और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और फिर किस किस को आप नाम लेंगे साकिब। लेकिन ये जो अदलिया की ये जो इतनी बड़ी खूबसूरत इमारत बनी है, जिसके बाहर इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान बना के काजी फाइसा चले गए, और ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक आवाम के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बना के चले गए। क्या फैसिलिटेशन होगी जब जजेस जो हैं आवाम के बनाए हुए आइन का हुलिया बिगाड़ रहे होंगे, और आप यहाँ पे 60,000 साइलिन को कहेंगे कि इधर आके लेट जाओ, आराम करो, पखे में बैठो, लेकिन इंसाफ आपको वक्त पे नहीं मिलेगा। तो ये इसमें कौन सी, देखिए इसमें अगर ये जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना जुल्करनैन इकबाल साहब, तो बुनियादी तौर पर देखें, बेशक पार्लिमान की ख्वाहिश होगी, पार्लिमान ने किया होगा और उसके पीछे हाथ होगा एस्टेब्लिशमेंट का, ये सबको मालूम है। लेकिन जो असल में फील्ड फ्राहम की है वो तो यहाँ पर बैठे ही हमारे इन जजेस साहिबान ने की है। पहले काजी फाइज ईसा साहब थे, फिर उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। आईनी बेंच में बैठे 3 फाजिल जजेस साहिबान, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल जिम्मेदार नजर आते हैं। ने क्या मुखालफत की? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये तो वो हैं जिनके पास कुछ इख्तियार था कुछ काम करने का, और इन्होंने वो काम नहीं किए जो काम करने वाले थे। 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा क्यों कर मुकर्रर नहीं किया गया? सबसे बुनियादी जो तजाद है वो तो वहां से शुरू हुआ। जो दीगर जजेस साहिबान हैं जो बोलते रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस मुनीब, लेकिन दीगर जजेस साहिबान जो खामोश बैठे रहे हैं इस पूरे अरसे के दौरान, जो निजी महफिलों में तो हमें कहते हैं कि यार बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बट ऑन कैमरा कुछ नहीं कहते, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहते, अपने फैसलों में कुछ नहीं कहते। तो आप नहीं समझते कि ओवरऑल तो पूरी जुडिशरी जो है वो खुद जिम्मेदार है, उसने खुद अपने हाथ पांव काट कर पार्लिमान के सुपुर्द कर दिए हैं। सर ये तो आप कह रहे हैं उन्होंने हाथ पांव काटे हैं, आपको लग रहा है कि हाथ पांव कटे हैं उनके? ये फैसल सदीकी साहब ने जब अदालत में कहा था आईनी बेंच को कि जी मैं उस अदालत में जाके उस बिल्डिंग में जाके दलाल नहीं देना चाहता, तो आगे से उन्हें कहा क्या गया था, वो बिल्डिंग तब्दील होने से फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो इस चीज पे प्रिपेयर्ड थे कि हाँ उधर हम ही होंगे, उधर आके तेरा सुन लेंगे। देखिए तो उन 5 जजेस को तो फर्क नहीं पड़ता, या उन 7 जजेस को फर्क नहीं पड़ता जो आईनी अदालत में जाएंगे। इस अदालत का क्या होगा? ये अदालत तो आपने खत्म कर दी ना एक तरह से। सर जब वो उधर जा रहे हैं उनको पीछे से क्या करते, पीछे मुक्के पावे धमाका जो है वो तो जा रहे हैं ना उधर, वो तो नए घर शिफ्ट हो रहे हैं, पुराना घर जो किराए का वो खाली करके जा रहे हैं, वो पीछे जिसको मर्जी किराए पे गलत सी मिसाल है, लेकिन एक पाव गोश्त के लिए फिर पूरा बकरा ही ज़बह कर दिया गया ना। बकरा नहीं भैंसा। उनको पूरी भैंस मिल गई है उधर सर, दूसरी भैंस उनका क्या लेना देना। एक चीज जो ट्रांसफर जजेस के मामले में मैं जरूर जिक्र करूंगा, जिस वक्त जो खत जी जो खत लिखा गया था 6 जजेस की जानिब से, तो उस वक्त उनमें से एक के साथ कहीं इंटरेक्शन हुआ, तो उनमें से एक का ये कहना था कि क्योंकि ये जो है वो फैक्ट्स हैं, इनमें से झूठ कुछ नहीं है, जो सच है वही सामने लाया गया है, लेकिन ये जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि कोई एक नया रास्ता खुल जाए और कल 6 आए हैं तो उसके साथ 6 और आ जाएं, 12 आ जाएं, फिर 18 आ जाएं, कि वो ख़त लिखते रहें। तो ये मिसाल बनाने की कोशिश की जाएगी।
तो मैं समझता हूँ कि मिसाल बना दी गई। 25 मार्च 2024 को जो खत लिखा गया था, अब नवंबर 2025 में उनको मिसाल बनाने का, पहले भी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आई, अब तो मिसाल जो है वो बनाने का वक्त, उनके ऑर्डर्स आ जाएंगे ना कुछ दिनों के बाद से कि आप फलाने शहर में चले जाएं, आप फलाने शहर में चले जाएं सूबे में, और वहां पर जाकर आप अपनी खिदमात अदा करें। जुल्करनैन साहब, आप 209 की बात कर रहे थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक है। जी बिल्कुल, ये आर्टिकल 209 ये मैंने खोला, अब इसकी कंपोजिशन देखें जो तब्दील की गई है। द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 हो गए, वन ऑफ द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस ईच ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 4 हो गए, a judge of federal constitutional court or supreme court jointly nominated by chief justice of supreme court and chief justice of federal constitutional court for a period of 2 years, 2 साल के लिए वो दोनों मिलके किसी एक का करेंगे, कर लेंगे सर आपस में ही। द टू मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, अब इनमें से जो 2 सीनियर होंगे 7 हो गए। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना केस में। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन है द सीनियर अमंग्स्ट द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा जो उन दोनों में सीनियर होगा, उन दोनों में जो सीनियर होगा, मतलब ये साहब सरबराह होंगे। पहले 5 रुकनी थी, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 7 रुकनी हो चुकी है, रुकनी होगी, ये साहब उसके सरबराह होंगे अभी तक के सेटअप में। अच्छा, और आगे आए, आगे वो कहते हैं द इंटरसीड सीनियरिटी शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज देन एज एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो ये साहब क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस, वो सीनियर हो गए। If any judge may not be nominated under paragraph D, the respective chief justice shall forward 1 nominee each to president, who shall on advice of prime minister nominate one of them as judge under paragraph D। तो ये नॉमिनेशन भी कर सकें जी, वो फलां जज नहीं उसकी जगह आप इसको लगा यानी दें। वो जो चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका नॉमिनी करना था, अगर उनमें इत्तफाक नहीं होता तो फिर वजीर आजम जो है वो एक हाँ नॉमिनेट जी, करेगा, वो इनको रेफर कर देंगे, तो वो फिर नॉमिनेट करके सदर को एडवाइस करेंगे और सदर साहब फिर उसको अपॉइंट कर देंगे। अच्छा जी, और अच्छा चलिए, ये फिर इसमें तो किसी फिर- अच्छा इसमें चीज़ है कि अभी एक तो आगे है 7 रुकनी shall act as member of council in his place in clause 5 after the word judge the words of federal constitutional court shall be inserted। वो हर बाकी तो जगह है। अब उन्होंने वो- फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कोर्ट जो डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट थी जहां पर अब ऑब्वियसली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अच्छा, एक चीज इसमें मती भाई हम कंक्लूड करने से पहले कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क की आपसे एपेक्स आखिरी कोर्ट चीज़ थी। जो 2009 में बताना चाह रहा था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ कंप्लेन पेंडिंग है, और जो आपके ये हैं बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, जहांगीरी साहब के खिलाफ कंप्लेन सभी पेंडिंग है। अब ये सारी आ जाएंगी इस नई जो कोर्ट है, नया जो जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर। अब इसके अंडर से मतलब एक मंसूर अली शाह साहब अकेले रह जाएंगे, पहले तो मुनीब साहब भी उनके साथ होते थे, अब मेजॉरिटी दूसरी साइड पे आ गई है, अकेला ही डेसेंट आना अगर आया तो। नहीं, मेजॉरिटी तो खैर पहले भी उन्होंने कर ली। अब देखा जो कोड ऑफ कंडक्ट उन 3 जजेस साहिबान ने मिल बैठ कर बनाया है, वो तो वही वजह है कि आज ये खामोशी है। आज वही वजह है वो कोड ऑफ कंडक्ट के आज 2-3 दिन से एक हंगामा बरपा है और जजेस साहिबान की जानिब से कोई खत भी सामने नहीं आ रहा। बजाय ऐसा ही लग रहा है कि खत नहीं होने, इस्तीफे ही आएंगे। बिल्कुल, बहरहाल हम तो दुआ गो हैं कि जो भी हो अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो। बहरहाल जो इस वक्त हो रहा है वो तो उस जानिब इशारा नहीं कर रहा। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को, जुल्करनैन इकबाल साहब को और साकिब बशीर साहब के जिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।